Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर नस के 5 ऑफ दिसंबर के तमाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे कि आज के दिन में नस के कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस आए, आज के दिन में नस के पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और कितने तरह के आप डाइवर्सिफाई क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर सीखोगे। रिमेंबर दिस थिंग, काफी सारे बच्चों ने जाके आज भी नस का टेस्ट दिया। भाई दो चैप्टर जिनसे सबसे ज्यादा नस के अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए और जो मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा उसमें कॉनिक्स सरेफेरिस्ट है। भाई कॉनिक्स के ऊपर कोई मजाक नहीं हो रहा, कॉनिक्स के ऊपर से क्वेश्चंस हर बच्चे के पेपर में 5 से लेके 12 एमसीक्यूज के दरमियान आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर ऑब्वियसली मैट्रिसेस के अंदर डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं। इसके अलावा फंक्शंस के अंदर कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था। इसके अलावा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिले। इसके अलावा अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स अगेन कुछ बच्चों का फर्स्ट ईयर फिजिक्स से ज्यादा पोर्शन आया हुआ था, कुछ बच्चों का सेकंड ईयर फिजिक्स से ज्यादा पोर्शन आया हुआ था। तो बेटा देखो कुछ चीजें होती हैं लक के ऊपर कि भाई फिजिक्स के अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा आ जाए या न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट आ जाए। तो भाई मेरी कोशिश तो ये होती है कि आपको वो तमाम एमसीक्यूज भी बताए जाएंगे फिजिक्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग, मेरी कोशिश है कि फिजिक्स के तमाम पेपर्स आपको सॉल्व करवाऊं। तो अभी तक नेट नंबर 1 के अंदर जितने भी पेपर्स हुए फिजिक्स के उनको कंपाइल करके इंशाल्लाह ताला वीडियो लेक्चर में डिजाइन करवा दूंगा, तो जो आज या कल मैं पोस्ट कर रहा हूं। इसके अलावा मैथ्स के अंदर तो भैया मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। मैथ्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आते जा रहे हैं मैं रोज की रोज उन्हें सॉल्व करवा रहा हूं। इसके अलावा पास पेपर्स की जो मेरी मैथ्स की प्लेलिस्ट है, मैं नेट 1 के अंदर हर रोज एक लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं कि भाई रोज के रोज जितने एमसीक्यूज मेरे पास आ रहे हैं सबको सॉल्व करवा रहा हूं। जहां जहां से मुझे एमसीक्यूज मिल सकते हैं वहां वहां से एमसीक्यूज लाके आपको सॉल्व करवा रहा हूं कि बेटा ये आज के नस्ट के एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज पूछे गए थे। तो बेटा इन एमसीक्यूज की तैयारी लाजमी तौर पे करके जाएं, क्योंकि 99% बच्चा जब जाके पेपर को देता है और वापस आके मुझे बताता है कि सर आप ही के एमसीक्यूज आए हुए थे, जो आपने पास पेपर्स के लेक्चर डाले हुए थे उनसे बेतहाशा एमसीक्यूज पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा इस बात का बड़ा ख्याल रखें कि जो भी नस की मेरी पेपर्स की प्लेलिस्ट है, नस के मैथ्स के जितने भी मैंने चैप्टर्स करवाए हुए हैं उनको लाजमी तौर पे कवर करके जाओ। जो पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो एटलीस्ट पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पे करके जाओ, क्योंकि 100 एमसीक्यूज आएंगे मैथ्स से। अगर मैं इंग्लिश के पोर्शन की बात करूं आज की सबसे पहले नंबर के ऊपर, तो बेटा इंग्लिश के अंदर आज हमारे पास इस सबसे पहले नंबर के ऊपर एक एमसीक्यूज आया हुआ था जिसमें एग्जामिनर कह रहा था चूज द नियरली अपोजिट वर्ड। तो बेटा अगर हम बात करें इंग्लिश के एमसीक्यूज की, तो आज सबसे पहले नंबर के ऊपर इंग्लिश के अंदर जो एक एमसीक्यूज पूछा गया, इसके अंदर एग्जामिनर कह रहा था चूज द नियरली अपोजिट वर्ड टू इन्थुसिज्म। यार ये एंथ्यूजन तो मैंने सुना हुआ है, ये इन्फ्यूजन क्या है? या तो हो सकता है बच्चे ने लिखने में गलती करी हो, बट इस तरह का एक एमसीक्यूज आया हुआ था। इसके अलावा ऑब्डुरेट का सिनोनियम पूछा हुआ था, सब ड्यू के सिनोनियम पूछे हुए थे, कॉम्प्रीहेंशंस वर रियली इजी एक्सेप्ट वन, मोनोलॉग का मतलब पूछा हुआ था, एक करेक्ट सेंटेंस आया हुआ था, द वुमेन मैरिड टू अ रिच मैन, द वुमेन मैरिड विद अ रिच मैन, द वुमेन मैरिड फॉर द रिच मैन, या फिर लोकेट के मतलब पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा इंग्लिश की अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आप लोगों को दो तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर कि बेटा इंग्लिश का एक डिटेल लेक्चर मेरी टीम ने तैयार करके अपलोड करवाया था, तो बेटा उस लेक्चर के अंदर कंप्लीट इंग्लिश की पंचुएशन, कॉम्प्रीहेंशन, एनालॉजीज, हर चीज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, चैप्टर्स बनाए हुए हैं, उस लेक्चर को इंग्लिश के लिए कवर अप कर लीजिए। बाकी सिनोनियम एंटोनियम्स के लिए आप ओईटीपी की किताब से, अगेन पास पेपर्स की जो मेरी यहां पे प्लेलिस्ट मौजूद है इसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, स्टडी मटेरियल ड्राइव का लिंक होगा, वहां पे मिल जाएगी। तो ओईटीपी से आप पर्टिकुलरली सिनोनियम एंटोनियम्स लाजमी तौर पे याद करके जाएं। किप्स के याद करने का अगर तो टाइम है तो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो भाई, सिर्फ ओईटीपी के कर लो, मोर देन इनफ है। तो भाई इंग्लिश की तैयारी सिर्फ ऐसी हो सकती है। बाकी फिजिक्स के लिए जो मैं पेपर्स को अपलोड कर रहा हूं फिजिक्स के, उनको लाजमी तौर पे कवर करें। टॉप 10 एमसीक्यूज हो गए या फिर पास पेपर ऑफ फिजिक्स हो गए, या नेट 1 में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर भी 2 वीडियोस में अभी तक डाल चुका हूं। तो भाई उनको फिजिक्स की तैयारी के लिए करो, नहीं तो सर बिलाल जाके चैनल को फॉलो करें और ईकेट की और नेट की जो प्लेलिस्ट है उसको लाजमी तौर पे कवर करें। बहरहाल आज के सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आज हमारे पास नस्ट के अंदर क्वेश्चन आया, इसमें एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताने के लिए या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन आज के नस्ट के एग्जाम के अंदर पूछा गया। एग्जामिनर कहता है पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन कई बच्चों के पास आज के दिन में नस्ट के अंदर पूछा गया, जिसमें एग्जामिनर कह रहा था कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए। अब देखो अक्सर बच्चे जो है ना किसी गलत किस्म के टीचर से तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो उनके जहन में गलत कॉन्सेप्ट होता है, गलत शॉर्टकट होता है कि भाई सर हमें जो है ना यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, जाहिर सी बात है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो ऑप्शंस के अंदर आपको क्या गिवन होंगे? ऑप्शंस
के अंदर आपको 4 इक्वेशंस गिवन होंगी, तो सर देखें ये जो पॉइंट गिवन है इसको बारी बारी ऑप्शंस के अंदर डाल के प्रूफ कर लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसके पीछे आपको लॉजिक बता देता हूं। याद रखिएगा कि जो टेंजेंट पॉइंट होता है ना, ये टेंजेंट पॉइंट टेंजेंट लाइन पे भी लाई करता है और नॉर्मल लाइन पे भी लाई करता है। तो अगर कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है, तो बेटा अगर मुझ जैसा एग्जामिनर बैठा हुआ है ना, तो मैं जानबूझ के आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी ऑप्शन में दूंगा, नॉर्मल की इक्वेशन भी दूंगा। ये पॉइंट तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैंने जानबूझ के पहले आपके पास गलत इक्वेशन लिखी हुई थी और ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अक्सर बच्चे क्या करेंगे, उसमें टिक करके आ जाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते कैसे या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते कैसे हैं, इसकी शॉर्टकट को समझ लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। आपके पास दुनिया में कोई भी कॉनिक हो, देखो जरूरी नहीं है कि पेपर के अंदर आपको बताया जाए कि कॉनिक कौन सा है। आपके पास कोई भी इक्वेशन आती है ना, एग्जामिनर कहता है कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालो या नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालो, मेरे शॉर्टकट को हमेशा इस्तेमाल करिएगा, हमेशा काम कर सकते हो। अब देखो ऑल्दो ये सर्कल की इक्वेशन है, बट ये शॉर्टकट पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, कोई भी इक्वेशन हो दुनिया की, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। करना क्या होता है कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आपको कॉनिक गिवन है ना, इस कॉनिक से हम स्लोप निकाल लेंगे, और ये स्लोप क्या होगा, टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा। कैसे कि देखो हमें पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लूं, मैंने कल की क्लास के अंदर आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का तरीकेकार बताया था, क्योंकि नस के अंदर उसको सॉल्व कैसे करना है। हम लोग करते क्या है, आपको दुनिया के अंदर किसी भी इक्वेशन का अगर टेंजेंट लाइन की वैल्यू निकालनी है, या किसी भी आपको कॉनिक के अंदर से नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो बेटा तरीकेकार सिंपल होता है कि जो आपको कॉनिक की इक्वेशन गिवन है ना, इस कॉनिक का आपने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, यानी कि इस कॉनिक की इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो भाई एक शॉर्टकट होता है कि m का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपल तरीके से नेगेटिव का साइन ये होता है शॉर्टकट का नेगेटिव, क्या करोगे, नेगेटिव का साइन लिखोगे। एक दफा इस पूरी इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लोगे x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। मेरे जुमले की गहराइयों में जाइएगा, मैंने क्या कहा, एक दफा इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो अगर मैं x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो y जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या है, y है, उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x के बराबर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट अकेला आ रहा है तो 0 हो गया, माइनस के 10x का डेरिवेटिव माइनस का 10, माइनस के 22y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि अकेला आ रहा है तो 0, और प्लस के 129 का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, 0। अब आप डिवीजन के अंदर जाओगे और एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे बेटा y की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। अब डिवीजन में जाने के बाद क्या करोगे, पूरी इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लोगे y की रिस्पेक्ट से, और जो अदर वेरिएबल आ रहा है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो बेटा पूरी इक्वेशन का अगर मैं डेरिवेटिव लूं y की रिस्पेक्ट से, अदर वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूं, तो अदर वेरिएबल क्या होगा, आपकी बारी में x होगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, माइनस के 10x का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस के 22y का डेरिवेटिव हो गया माइनस का 22, और प्लस के 129 का डेरिवेटिव हो गया 0। देखो हमने क्या काम करा, दोबारा समझो। कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपकी इक्वेशन के अंदर x और y दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, एक शॉर्टकट होता है डेरिवेटिव निकालने का या फिर स्लोप निकालने का। कैसे निकालते हो कि आप हमेशा एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हो x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट करता है वो फॉलो करेगा वो। और फिर डिवीजन के अंदर आप पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे y की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। सही है ना। तो हमने देखो यहां पे यही तो काम करा कि हमने पहले एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया x की रिस्पेक्ट से, और जो अदर वेरिएबल था वो y था, तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हुआ, जहां जहां आ रहा था वहां पे 0 हो गया। सही है। और फिर नीचे जाके अब हमने y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, और जो अदर वेरिएबल x आ रहा है वो जहां जहां आ रहा है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होकर 0 हो गया। तो क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का 2x। और ये जब आप ब्रैकेट को ओपन करवाओगे तो क्या बन गया, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो ये बन गया नेगेटिव का 2x और नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 10, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा प्लस का 2y माइनस का 22। तो देखो ये आपके पास, हमारे पास सिंपल तरीके से हमारी स्लोप की इक्वेशन आ गई। अब आपको टेंजेंट पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को उठा के यहां पे डाल दो। तो अगर मुझे टेंजेंट पॉइंट गिवन है 6,7 के बराबर, तो x बराबर है 6 के, y बराबर है किसके, 7 के। तो y बराबर है 7 के, तो जहां x आ रहा है वहां पे 6 आएगा, जहां y आ रहा है वहां 7 आएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 इंटू 6, नेगेटिव का 12 प्लस का 10। नीचे क्या हो जाएगा, y की जगह पे 7 आएगा, तो 7 2 जार 14 माइनस का 22, माइनस का 12 प्लस का 10 किसके बराबर होता है, माइनस के 2 के। 14 में से 22 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 14 में से 22 जाएगा तो बेटा नेगेटिव का 8 बचेगा।
तो सिंपल तरीके से हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार इज 8। तो स्लोप की वैल्यू आ गई 1/4 के बराबर। ये जो आपके पास स्लोप आया ना बेटा, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट लाइन का स्लोप है। तो अब देखो, अगर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, अगर मुझे क्या निकालनी है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो भैया जो स्लोप आपको कॉनिक से मिलता है वो टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। तो मेरे पास देखो स्लोप ऑलरेडी आ गया। अगर मुझे अब क्या पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है मुझे, 6,7। तो मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने का सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद स्लोप का स्लोप इंटू x माइनस का x1। तो बेटा देखो y माइनस का y1 बराबर है किसके, 7 के, स्लोप बराबर है किसके, 1/4 के, इंटू x माइनस का x1 इज बराबर टू 6। तो इसको अब मैं सिंप्लीफाई करवा दूंगा। तो 4 डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, इट शुड बिकम 4y माइनस का 4 7 इज 28 इक्वल टू के बाद x माइनस का 6। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा x माइनस का 4y माइनस का 28 वहां पर आएगा, प्लस का 28 बचेगा, और माइनस का 6 प्लस का 28 शुड बी इक्वल टू प्लस का 22। तो ये मेरे पास फाइनली मेरे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। देखो आपको दिखने में लग रहा होगा शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है। दोबारा लॉजिक को समझो। कभी भी दुनिया में अगर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है ना, बहुत ही आसान सा शॉर्टकट है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को निकालने का ट्रिक क्या होती है कि देखो, मैं इसको एक तरीके से आपको पाई चार्ट पे बना के दिखाता हूं, एक ग्राफ के ऊपर, कि देखो कभी भी अगर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, तो कॉनिक की, आपको कोई भी कॉनिक गिवन हो, चाहे वो पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, कोई भी कॉनिक जो आपको गिवन है, आपने सिंपल क्या करना है, उस कॉनिक की इक्वेशन से स्लोप निकालना है। और कॉनिक की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालोगे, सर हाशिम की शॉर्टकट के ऊपर। कॉनिक की इक्वेशन से जो स्लोप आता है ना, वो ना सिर्फ उस कॉनिक का स्लोप होता है, बल्कि साथ साथ वो टेंजेंट लाइन का भी स्लोप होता है। तो वंस यू हैव द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो सिंपल तरीके से आप यहां से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, चुटकी बजा के काम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ये बोलता है ना कि नहीं सर, पॉइंट को उठा के डायरेक्टली ऑप्शंस में डाल दो, हिट एंड ट्राई कर लो, तो मेरे प्यारे बेटे, आप जो है ना इकरा यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे रहे, आप नस का टेस्ट दे रहे हो। नस का टेस्ट थोड़ा ढंग का टेस्ट होता है। तो वहां पे एग्जामिनर अक्सर वो पेशतर करता क्या है कि आपको ऐसे मल्टीपल ऑप्शन दे देगा जहां पे वो पॉइंट वेरीफाई कर रहा होगा, सही है ना। अगर आप मुझसे पूछते हो, मैं तो लाजमी तौर पे अपने एफएलपीज में इस तरह के क्वेश्चन डालता हूं, क्योंकि नस में ऐसे क्वेश्चन बेतहाशा आए हैं। तो अब बच्चा क्या करता है, असल लेट सपोज असल ऑप्शन आपका यहां पर है, तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी एक ऑप्शन के अंदर क्या करा, मैंने इक्वेशन डाल दी जिसके अंदर मेरा पॉइंट क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो बच्चा उसको अपना आंसर कंसीडर कर लेगा, क्योंकि नॉर्मल एक लाइन की इक्वेशन के ऊपर ही पॉइंट तो वेरीफाई होगा। तो इसको निकालने का करेक्ट तरीका कार होता है ये वाला, सही है ना। अच्छा, अगर लेट सपोज आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो अगेन देखो स्लोप निकालने तक का काम सेम होगा। अगर आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप पहले निकालोगे, क्योंकि नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान रिलेशन क्या होता है, अक्सर पेशतर पेपर में आ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो नॉर्मल लाइन होती है ये परपेंडिकुलर के ऊपर होती है किसके, टेंजेंट लाइन के। टेंजेंट लाइन का मतलब क्या है यार, ये बेसिक चीज है। टेंजेंट लाइन का मतलब ही क्या है, टेंजेंट लाइन दुनिया के अंदर वो लाइन होती है जो मेरे कॉनिक को जस्ट टच करते हुए जा रही है, और नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो मेरे कॉनिक को परपेंडिकुलर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर। तो आपने अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लिया, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, हमें पता है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट बराबर होता है -1 के। तो बेटा अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप 1/4 है, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल लाइन का स्लोप होगा 4, यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -4 के बराबर। वंस यू हैव द नॉर्मल लाइन स्लोप, तो अगेन पॉइंट तो दोनों लाइनों पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये जो टेंजेंट पॉइंट होता है दोनों लाइनों पे एग्जिस्ट करता है। तो आप सिंपल तरीके से पॉइंट का इस्तेमाल करो और अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाल लो। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, मतलब मैंने इसके अंदर ऐसी कौन सी कोई मुश्किल तरीन बात करी, भाई ये क्वेश्चन आज पेपर के अंदर आया हुआ था। देखो बेटा, मुझसे अगर पढ़ने के लिए आता, तो मेरी कोशिश होती है वो क्वालिटी कंटेंट दूं। भाई मैं जो है ना वही रोज रोज के एमसीक्यूज ही रिपीट कर रहा होता। भाई मेरे पास भी कितनी एमसीक्यूज रोज के आते हैं, सर वो टेंजेंट इनवर्स का पीरियड पूछा हुआ था। भाई मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये एमसीक्यू रोज रिपीट हो रहा है, बट मैं आपको, मेरी कोशिश होती है कि भाई जो रिपीटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं मैं उनको डिस्कस ना करूं, क्योंकि रिपीटेड एमसीक्यूज तो मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में करवाया हुआ है। जो कॉन्सेप्ट आज एक न्यू आया है, तो मेरी कोशिश होती है बच्चे को पढ़ाया जाए, सही है ना। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता के नहीं बता रहा कि भाई ये इस टॉपिक से आए थे, इस टॉपिक से आए थे, इस टॉपिक से आए थे। भाई टॉपिक से क्या आया था, क्योंकि बच्चे जाके जब टेस्ट देते हैं तो अक्सर आके बताते हैं, तो मेरी कोशिश होती है आपसे लाजमी तौर पे वो चीज शेयर करूं। तो भाई ये आज की क्लास, आज के हमारे टेस्ट के अंदर नस का जो 5 दिसंबर का टेस्ट हुआ, उसके अंदर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन भी आया हुआ था, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने का क्वेश्चन आया हुआ था। तो भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, अगर आपने टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लिया, कन्वर्ट करवा दो। टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल दिया तो उसको क्या करवा दो, नॉर्मल पे कन्वर्ट करवा दो। अब अगर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मांगी हुई है, तो सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद स्लोप का स्लोप, आगे आता है सिंपल x माइनस का x1। सिंपल इज दैट यार, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, इसमें ऐसी कौन सी चिंता वाली बात है। नर्सरी क्लास का बच्चा करता है कि नहीं करता, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बेटे। तो क्या बन गया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 4 7 28। तो सिंप्लीफाई करवा दो, तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करवाओ, प्लस का 4x प्लस का y
प्लस का 28 जब वहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 28। तो 7 में से जब मैं नेगेटिव के 28 को माइनस करूंगा तो बेटा देखो 7 में से जब मैं नेगेटिव के 28 को माइनस करूंगा तो किसके बराबर आएगा, अरे भैया देखो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, नेगेटिव की 4x को आपने दूसरी तरफ भेजा, प्लस का 4x बन गया, प्लस का y वहां पे ऑलरेडी था, प्लस का 28 जब यहां पर आएगा नेगेटिव का 28 बनेगा, और नेगेटिव का 7 और नेगेटिव का 28 क्या बना देगा, नेगेटिव का 35 बना देगा। तो बेटा ये देखो हमारे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। इसमें क्या चिंता की बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, अरे भाई नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व कर लेता है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट हियर, क्लियर है बेटा। तो ये क्वेश्चन आज पेपर्स के अंदर पूछा हुआ था, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आज देखो पेपर के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, और ये क्वेश्चन ये था कि अगर दुनिया के अंदर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो बताइए वो सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट क्रिएट करता है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर भी कवर करवाया हुआ होता है, हमेशा याद रखिएगा। देखो लेट सपोज तुम्हारे पास एक सर्कल है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो वो सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ करेगा, जाहिर सी बात है दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, यानी कि द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कैन ओनली ड्रॉस टू टेंजेंट ऑन अ सर्कल। यानी कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड पे लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो वो सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकता है, दो टेंजेंट को। या फिर एक और क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो वो सर्कल पे कितने टेंजेंट क्रिएट कर सकता है। तो याद रखिएगा अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो सर्कल के ऊपर सिर्फ एक टेंजेंट क्रिएट होगा, अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है ना, ऑन द सर्कल है, तो उस सूरत में सिर्फ एक ही टेंजेंट फॉर्म होता है, उस सूरत में सिर्फ एक टेंजेंट फॉर्म होता है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो बेटा जीरो टेंजेंट फॉर्म होते हैं, क्योंकि टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो आपके कॉनिक को टच करते हुए जा रही है। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो जीरो टेंजेंट क्रिएट होंगे, क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आज हमारे के अंदर पूछा गया कि सेंटर ऑफ अ सर्कल बताइए। देखो बेटा वो तमाम बच्चे जो मेरे शागिर्द हैं मुस्कुरा रहे होंगे कि सर्कल का सेंटर निकालने की सर हाशिम जैकी एक शॉर्टकट थी, क्या शॉर्टकट थी मैथफ्लिक्स। कि बेटा देखो सबसे पहले तो आपने गौर से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, ये आपके आ रहे हैं 1 से बड़े। तो पहले तो काम क्या करोगे बेटा, इस पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन लोगे, जब पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन लोगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ सके, जनरल फॉर्म पे आ सके। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन लूंगा ना तो क्या बन गया, मैं इस पूरी इक्वेशन में से अगर 3 को कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6 में से 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x। अब देखो 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो जाहिर सी बात है डिवीजन में 3 आ जाएगा। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कहीं से कॉमन ले रहे हो और वो नंबर उस टेबल में नहीं आता तो वो उसके डिवीजन में चला जाता है। सिमिलरली देखो 19 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 क्या आ जाएगा, इसके डिवीजन में आ जाएगा। और 3 जो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपने इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन लिया, जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पे 0 से जाकर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जनरल फॉर्म के ऊपर इस सर्कल की इक्वेशन ये बन रही थी। अब मैं फाइनली इस सर्कल की इक्वेशन का सेंटर ले सकता हूं। तो सेंटर कैसे निकालोगे सर, हाशिम जैकी शॉर्टकट क्या कहती है कि सिंपल जो एक्स कोफिशिएंट है और जो वाई कोफिशिएंट है इनको -2 के ऊपर डिवाइड करवा दो। तो -2 पे जब डिवाइड करवाओगे, आंखें बंद करके -2 पे डिवाइड करवा दो, जो भी एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट आ रहा है इनको डायरेक्टली आंखें बंद करके -2 के साथ डिवाइड करवा दो। तो 2 से 2 कट गया, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, यहां पे क्या आ गया 1 आ गया, और यहां पर क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 नेगेटिव का 2। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा 5/3 और होल डिवीजन में आ रहा है 2। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो प्लस माइनस का माइनस, ये बन गया नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर। तो यानी कि इस सर्कल का सेंटर किसके बराबर है, 1 नेगेटिव के 5/6 के बराबर। देखो शॉर्टकट को दोबारा समझ लो, दुनिया के अंदर किसी भी सर्कल की इक्वेशन का अगर आपको सेंटर निकालना है सेकंड्स के अंदर, तो सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए, उस सर्कल की इक्वेशन के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो कॉमन लेके पहले आप 1 बनाओगे, उसके बाद जो एक्स और वाई कोफिशिएंट आ रहे हैं इनको डायरेक्टली -2 के ऊपर डिवाइड करवा दोगे, -2 के ऊपर डिवाइड करवाया, सिंपलीफाई करवा के आपका सर्कल का सेंटर आ गया। ये लॉजिक है बेटा इस क्वेश्चन की आज पेपर के अंदर पूछा। इसके एग्जाम के अंदर आज एक और क्वेश्चन पूछा गया वेक्टर से। एग्जामिनर ने 2 फोर्सेस वेक्टर्स को दिया हुआ था और 2 डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स को दिया हुआ था और मासूमियत से कहता है वर्क डन निकालिए। ये क्वेश्चन आज नस के शिफ्ट नंबर 3 में भी आया और शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भी आया। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना 2 वेक्टर्स आ रहे हैं फोर्स के। इस क्वेश्चन की लॉजिक ये थी कि एग्जामिनर कह रहा था पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स 1 एंड फोर्स 2। तो भैया उसकी वजह से क्या हुआ, तुम्हारा जो वेक्टर था या पार्टिकल था वो डिस्प्लेस कर गया 1, 2, 3 से थ्रू द पॉइंट 5, 4, 1। यानी कि भाई तुम्हारा जो वेक्टर था, तुम्हारा जो पर्टिकुलरली
पार्टिकल था वो 1,2,3 के पॉइंट से डिस्प्लेस कर गया कहां पे 5,4,1 के ऊपर। एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ क्या था, वर्क डन पूछा हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आते हैं। ये क्वेश्चन नस में बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा दफा आया हुआ है। आज नस के एग्जाम में डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखो बेटा हमेशा याद रखिएगा वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो सबको मालूम है कि भाई वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मगर देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है कि यहां पे आपके पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं फोर्सेस के, दो वेक्टर्स आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या मुश्किल बात है, हमने वो अपने बचपन में पढ़ा था कि भैया अगर आपके पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के तो यहां से आप डेल्टा आर निकाल लो या डेल्टा डी निकाल लो। उसमें आप करते क्या हो, उसमें आप d2 माइनस का d1 करते हो। तो आप बोलोगे सर वो हम सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट में से फर्स्ट वाली को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास डेल्टा डी आ जाएगा। तो सर सेम काम फोर्स में कर लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर्स अगर फोर्स के आ रहे हैं तो यहां पे भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा एफ निकाल लेते हैं और उसमें क्या करेंगे F2 माइनस का F1 कर लेंगे। तो जितने बच्चे भी लाइव बैठे हुए हो जरा गौर से सोच के बताओ क्या सही काम है गलत काम है। मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे सर सही काम है, क्या मुश्किल बात है, डेल्टा निकाल लेना, यानी कि नेट फोर्स निकालनी है। जिस तरह नेट डिस्प्लेसमेंट निकाली वैसी नेट फोर्स निकालेंगे कि भाई डेल्टा टू d2 माइनस का d1 करते हुए नेट डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालनी है, दो फोर्स के वेक्टर्स गिवन है तो F2 माइनस F1 कर लीजिए। तो बेटा जितने बच्चों ने सोचा ना कि F2 माइनस F1 कर लेते हैं भाई, कितने बच्चों ने सोचा, आप तमाम लोग बोलोगे सर हमने सोचा है। तो बेटा अपने चश्मे को उतारिए और रख के एक चांटा मारिए, उसके पीछे लॉजिक है कि भैया फिजिक्स का यहां पे जनाजा निकल गया। न्यूटन साहब अपनी कब्र में रो रहे होंगे, क्यों, क्योंकि बेटा कभी भी जो नेट फोर्स होती है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप किसी भी दीवार पे 4 दफा मुक्के मारो, क्या भाई आप ऐसा हो सकता है कि उस 4 दफा मुक्के मारने पे आप पहली दफा अगर आपने कम फोर्स से मुक्का मारा है, अगली दफा ज्यादा फोर्स से मुक्का मारा है, तो नेट फोर्स जो आप निकालोगे क्या वो माइनस करके निकालोगे। हमेशा याद रखिएगा फोर्सेस का ये लॉजिक है, ये फिजिक्स का बेसिक लॉजिक है कि भैया नेट फोर्स निकालने के लिए हमेशा हम लोग इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड करवाते हैं। ये बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये मैथ्स के अंदर क्वेश्चन बेतहाशा दफा पूछा जाता है, अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता सॉल्व कैसे करना है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे F2 माइनस F1 कर देते हैं। अरे भाई नेट फोर्स अगर आपको निकालनी है, टोटल फोर्स अगर आपको निकालनी है तो इंडिविजुअल फोर्सेस हमेशा ऐड होती हैं, बचपन से पढ़ाई जाती है बात। तो सिंपल तरीके से डेल्टा एफ कैसे निकालोगे, F2 F1 प्लस का F2 करके। तो बेटा देखो F1 की वैल्यू क्या है, I प्लस का I क्या बन जाएगा, 4I प्लस का 3I, ये बन जाएगा 7I के बराबर। J प्लस का J क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2J के बराबर। नेगेटिव का 3 नेगेटिव का K क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 4K। तो डेल्टा F की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब देखो अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा आप जो है ना बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करके निकालते हो। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, अगर मुझे डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है तो किसके बराबर होगी, R2 माइनस R1। तो 5 में से 1 गया, ये बचेगा 4I के बराबर। प्लस का 4 में से 2 गया तो ये बचेगा मेरे पास प्लस के 2J के बराबर। भाई सिंपल सी बात है ना, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करवाओगे तो 5I प्लस 4J प्लस का 1K है। R1 क्या है, 1I प्लस 2J प्लस 3K के बराबर। तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 5 में से 1 गया 4I, 4J में से 2J गया तो 2J, और प्लस के 1K में से जब 3K को माइनस करवाओगे तो ये आएगा नेगेटिव का 2K। अब चूंकि मुझे वर्कडन निकालना है तो वर्कडन का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से, जो भी आपकी फोर्स आ रही है, जो भी आपकी फोर्स आ रही है आपने करना क्या है, इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, हमारी डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थी 4I प्लस का 2J माइनस का 2K, 7 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 जार इज 28। तो बेटा 2 जाके जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा प्लस का 4, नेगेटिव का 4 के नेगेटिव का 2 के से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 8 बन जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 28 प्लस का 4, 28 में प्लस का 4 करोगे तो 32 आएगा, और 32 के अंदर बेटा जब आप 8 का इजाफा करोगे तो 32 प्लस का 8 किसके बराबर होगा, 40 यूनिट्स के बराबर होगा। यानी कि सिंपल तरीके से वर्कडन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 40 यूनिट्स के बराबर। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना सिंध बोर्ड की किताबों के अंदर भी और पंजाब बोर्ड की किताबों के अंदर भी मौजूद है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर आपको वैसे भी याद होना चाहिए था, बट चलो अगर नहीं आता तो आज ये नस के पेपर में आया था, इसको अपने जहन में बिठा लीजिएगा सॉल्व करने की टेक्निक को कि भैया देखो आपके पास वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था मैथ्स के अंदर कि भैया वर्क डन निकालो, दो फोर्स के वेक्टर्स गिवन है, दो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स गिवन है। कैसे सॉल्व किया, सिंपल तरीके से आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, आंसर आ जाएगा। अंदर जो एक और क्वेश्चन पूछा गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का, और बाय द वे ये सेम क्वेश्चन है जो मैं अपने लेक्चर्स में ही बता रहा होता हूं। देखो बेटा मेरे लेक्चर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे नर्स के पास पेपर बेस्ड होते हैं, सारे के सारे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के बेस्ड होते हैं।
तो भाई मेरी कोशिश ये होती है कि अपने बच्चों को वही कंटेंट पढ़ाया जाए जो कि नस के अंदर आ रहा होता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे लेक्चर डाले हुए हैं। इसके अलावा अगर अपनी प्रॉपर तैयारी करना चाहती हैं तो आप लाजमी तौर के ऊपर जो मेरा न्यू नर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से, उसको आप लाजमी तौर के ऊपर ज्वाइन करिए। इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी जीरो से स्टार्ट होगी। इसमें आप पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, चाहे आप नर्स को टारगेट कर रहे हैं, फास्ट को, आईबीए को, लम्स को, जीआईकेआई को, मेरान को, यूईटी को, कॉमसेट्स को एंड सो ऑन। तो बेटा देखो आज जो एक और क्वेश्चन पेपर में आई, मैंने लेक्चर्स के अंदर करवाया है भाई। ये क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक बाइनोमियल टर्म आ रही है, बताइए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है कि भैया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को सॉल्व करने की सर हाशिम ज़िया की एक शॉर्टकट है। सबसे पहले आर निकाल लो। आर निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एन पी माइनस का एम डिवाइडेड बाय पी प्लस का क्यू। देखो एन का मतलब है जो भी आपकी बाइनोमियल टर्म की पावर है, पी का मतलब होता है जो भी आपका फर्स्ट वेरिएबल आ रहा है ना, इसकी जो पावर है उसको पी कहते हैं। क्यू का मतलब होता है जो भी आपकी सेकंड टर्म के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है जो उसकी पावर है उसको क्यू कहा जाता है। एन का मतलब होता है जो भी आपकी रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड पावर है एक्स की वो एम कहलाती है। अब देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर जीरो पे सॉल्व करना है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के मायने क्या होते हैं, एक्स की पावर जीरो का होना। तो बेटा देखो सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, सिंपल सी चीज है बेटा। एन की वैल्यू क्या है, एन बराबर है मेरे पास 10 के, पी किसके बराबर है, पी बराबर है बेटा 1 के, माइनस का साइन एम किसके बराबर है, क्योंकि देखो एक्स की पावर क्या है जीरो के बराबर, हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है ना, तो एम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। नीचे डिवीजन के अंदर पी प्लस का क्यू, पी का मतलब क्या होता है फर्स्ट वेरिएबल के आपका जो आ रहा है जो फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है उसकी पावर, तो ये 1 है। सेकंड क्यू का मतलब क्या होता है जो सेकंड टर्म आ रही है उसके वेरिएबल की पावर, तो बेटा ये भी किसके बराबर है 1 के। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो क्या बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 5 जार इज 10, तो यानी कि आर की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। अब मैं फाइनली इसको सिंप्लीफाई करवा सकता हूं, तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करिए। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर में एन माइनस का आर इंटू बी की पावर आर। तो भैया देखो सिंपल तरीके से एन की वैल्यू क्या है बेटा, एन बराबर है 10 के, कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन आर की जगह पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा सिंपल फर्स्ट टर्म जो कि एक्स के बराबर है, पावर में आ जाएगा सिंपल 10 माइनस का 5। बी किसके बराबर है, देखो बी बराबर है नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय एक्स के, बी बराबर है नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय एक्स के, पावर में आ जाएगा हमारे पास आर जो कि बराबर है किसके 5 के। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लो भाई, 10 कॉम्बिनेशन 5 किसके बराबर होता है, जल्दी से इसको ओपन अप करवा लो। ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 में से 5 गया 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपेंड करवाऊंगा ये बन जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 फैक्टोरियल पे रोक दोगे तो बेटा एक 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और दूसरे वाले 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, सिंपल 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 120 के। तो बेटा देखो 10 वन जार 10 और ये एक जीरो कट गया यहाँ पे, तो क्या बचा हुआ है 12 बच गया। अब यहाँ पे सही है ना, क्योंकि 10 के टेबल के अंदर 120 कहां पर आएगा 12 पे आएगा, तो जीरो से जीरो कट गया। अब ये 12 बचा हुआ है, 6 वन जार 6 होता है और 6 टू जार इज 12, 2 वन जार 2 होता है और 2 4 जार इज 8। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बच गई, हमारे पास बच गया 9 4 और 7। देखो भैया 4 7 जार क्या होता है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 4 9 जार क्या होता है 36, 36 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 7 6 जार इज 42 का 2 और 4 कैरी, सही है ना। 7 3 जार इज 21, 21 में 4 का इजाफा करोगे तो बन गया 252 के बराबर, तो क्या बन गया 252 के बराबर। एक्स की पावर में 10 में से 5 जाएंगे तो ऑब्वियसली एक्स की पावर में 5 बचेगा, नेगेटिव 2 की पावर 5। देखो 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, ऑड नंबर नेगेटिव साइन को नेगेटिव ही रहने देगा तो पहले आ जाएगा, और 2 की पावर 5 क्या होती है 32 के बराबर, और नीचे भी क्या आ जाएगा एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया नेगेटिव का 252 इंटू 32। तो बेटा देखो 252 को अगर मैं सिंपल 32 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 2 2 जार 4, 5 2 जार 10 का 0 1, 2 2 जार 4 और 1 5 का 5, क्रॉस का क्रॉस, 8 3 और 2 क्या होता है 6, 5 और 3 15 का 5 और 1, 3 और 2 6 और 1 7 बन गया। बेसिक मैथ्स है, 4 का 4 6 का 6 और 1 ये बन गया किसके बराबर 8 के बराबर, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया नेगेटिव का 8064 के बराबर। और x की पावर 5 से चूंकि x की पावर 5 कट गई तो क्या बन गया x की पावर 0, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का आंसर किसके बराबर है नेगेटिव का 8064 के बराबर। इस क्वेश्चन को बेटा मार्क कर लीजिएगा, ये हर दूसरी दफा नस के अंदर पूछा जाता है। अच्छा एक और क्वेश्चन आज नस के अंदर आया था समेशन का। देखो समेशन के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नस के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको जो है ना इसकी लॉजिक बता देता हूं।
हमेशा याद रखिएगा, समेशन के तीन लॉजिक्स होती हैं। समेशन का क्वेश्चन नस में चूंकि अभी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, हर बच्चा अपने नस के नेट के बाद आके कहता है कि सर समेशन का टॉपिक आया हुआ था। तो भाई समेशन के टॉपिक को समझने के लिए जो है ना, आपको पहले तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। समेशन के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये रिप्रेजेंट किसको करती है? स्टार्टिंग टर्म को। जो ऊपर वाली टर्म होती है बेटा, ये रिप्रेजेंट करती है किसको? एंडिंग टर्म को। और यहां पे जो वैल्यू लिखी हुई होती है, टाइप ऑफ फंक्शन आपको डिटरमाइन करके देती है कि टाइप ऑफ फंक्शन कैसा होगा। याद रखिएगा, चार बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं समेशन में। सबसे पहले नंबर के ऊपर, अगर आपके पास कभी भी सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ रही है, अगर आपके पास कभी भी दुनिया के अंदर सिंपल नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, कहां तक? एन तक। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं। यानी कि सिंपल नेचुरल नंबर्स की अगर सीरीज आ रही है ना, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सिंपल नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज होती है ना, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, यानी कि इसकी कंप्लीट सम की सीरीज निकालने का इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एन इंटू एन प्लस का वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर। या फिर इसको समेशन के अंदर ऐसे करके भी लिखा जाता है कि भाई तुम्हारी स्टार्टिंग वैल्यू वन है, एंडिंग वैल्यू एन है, और तुम्हारे पास टाइप ऑफ फंक्शन कैसा है? सिंपल, यानी कि के। यानी कि के का मतलब क्या? सिंपल फंक्शंस हैं। स्टार्ट हो रहा है वन से, एंड हो रहा है एन के ऊपर जाके, और आपके पास टाइप ऑफ समेशन कैसा है? के। तो आपका आंसर किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के। ये इसको, इस जो मैंने आपके सामने सीरीज लिखी है ना, इसको समेशन में लिखने का तरीकेकार होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली देखो, अगर आपके पास कभी भी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट आ जाए, यानी कि मेरे पास नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हो, यानी कि मेरे पास क्या हो? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स हो, यानी कि हमारे पास तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स कैसे हो? स्क्वायर्ड फॉर्म के अंदर हो। उस सूरत के अंदर क्या होता है, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास स्क्वायर बेस नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? कि स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा वन होनी चाहिए। मैं आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, जो नस्ट के अंदर आया, उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू वन नहीं थी। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, अगर स्टार्टिंग वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही हो, तमाम की तमाम सीरीज कैसी है? स्क्वायर बेस सीरीज है, और ये कहां तक जा रहा है? एन स्क्वायर तक। तो इसका सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, और नीचे डिवीजन में आता है सिक्स का सिक्स। और अगर मैं इसको समेशन के टर्म्स के अंदर लिखूं, तो समेशन की टर्म्स के अंदर अक्सर पेशतर इसको ऐसे करके लिखा जाता है कि समेशन ऑफ के स्क्वायर, स्टार्टिंग वैल्यू इज वन, एंडिंग वैल्यू इज एन, यानी कि एन अमाउंट तक जा रही है। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? सिक्स का सिक्स आ जाएगा। तो भैया बहुत दफा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो भाई इसका मतलब क्या है? देखो, इस चीज का मतलब समझो, इस फॉर्मूले का अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता, सर ये इतना लंबा सा मुंह खोल के फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे भाई, ये रिप्रेजेंट करता है समेशन को। समेशन का मतलब होता है कि सीरीज का होना, सही है ना? तो अगर देखो स्टार्टिंग वैल्यू वन है, कहां तक जा रही है? एन तक, तो सिर्फ तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर स्टार्टिंग वैल्यू वन के अलावा कुछ और हो तब क्या होगा? तो उसको मैं भी समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। सिमिलरली देखो, अगर मेरी स्टार्टिंग वैल्यू वन हो और मेरे पास सीरीज कैसी हो? क्यूब की, यानी कि फॉर एग्जांपल वन का क्यूब आ जाए, फिर टू का क्यूब आ जाए, फिर थ्री का क्यूब आ जाए, फिर फोर का क्यूब आ जाए, अप टिल एन अमाउंट ऑफ टर्म्स तक। तो ये सीरीज क्या कहलाती है? सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल एन इंटू एन प्लस का वन डिवाइडेड बाई टू, और बाहर आ जाता है स्क्वायर का स्क्वायर। और इसको समेशन के अंदर लिखने का तरीकेकार क्या होता है? कि स्टार्टिंग वैल्यू एन है, स्टार्टिंग वैल्यू वन है, एंडिंग वैल्यू एन है, और टाइप ऑफ सीरीज कैसी है? क्यूब की है। टाइप ऑफ सीरीज कैसी है? क्यूब की है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन, और नीचे डिवीजन में टू का टू, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर। ये होती है क्यूब की सीरीज। ये शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी, मेरे लेक्चर्स के अंदर मैंने बहुत दफा पढ़ाता हूं इसको मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नस में बहुत ज्यादा आज के दिन पूछे गए। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। अरे भाई, ये सबसे मजे का टॉपिक है, इसमें कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास कभी भी दुनिया के अंदर अगर ऑड नंबर्स आ रहे हो, तो याद रखिएगा ऑड नंबर्स की भी सीरीज निकालने का फॉर्मूला होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया में अगर सिंपल आपके पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना, ऑड नंबर्स का मतलब क्या है? वन, फिर आगे आ रहा है प्लस का थ्री, फिर फाइव, फिर आगे प्लस का सेवन, और चलता जा रहा है कहां तक? एन तक। तो ऑड नंबर्स की सीरीज निकालने का तरीकेकार क्या होता है? कि ऑड नंबर की सीरीज का जो जनरल टर्म फॉर्मूला होता है, वो किसके बराबर होता है? एन स्क्वायर के। सिमिलरली अगर कभी भी इवन नंबर्स की सीरीज का, बेटा ये पेपर में सारे के सारे एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो भाई अगर कभी भी
एग्जामिनर आपसे कहता है कि इवन सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, तो इवन सीरीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का डॉट 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 अप टिल एन। यानी कि अगर इवन नंबर्स आ रहे हैं तो इवन नंबर्स की सीरीज को फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है एन इंटू एन प्लस का 1। सही है ना। ये आपको 5 फॉर्मूलाज लाजमी तौर पे याद होने चाहिए। हर नस के नेट के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर इन पांचों से बेटा एक आज सीधा एमसीक्यू आ जाता है। भाई ये अभी तो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया नहीं जो आज पेपर में आया है, मगर बहुत दफा और हर नेट के अंदर डायरेक्टली आपसे एमसीक्यूज के अंदर ये फॉर्मूला पूछा बहुत है। अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, सर ये पता नहीं क्या पूछा हुआ था, समेशन का आ रहा था। अरे भाई ये सिंपल समेशन का फॉर्मूला पूछा जाता है बहुत दफा, तो आपको ये सबसे पहले तो ये फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। सही है। अच्छा अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आया था। आज पेपर के अंदर हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, अभी मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा भी। सही है ना। पेपर के अंदर दो डिफरेंट बच्चों के पास ये क्वेश्चन आया। एक बच्चे के पास ये क्वेश्चन आया कि एग्जामिनर कहता है कि भैया 11 प्लस का 12 प्लस का 13 और कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 20 तक। एग्जामिनर कहते हैं इस पूरे की टर्म का सम बताओ, या फिर ये 200 भी हो सकता है, ये 33 भी हो सकता है। आपको सिर्फ इसमें कंफ्यूज ये नहीं हो सोचना कि सर 20 तक का तो हाथ पे बैठ के कर लेंगे। बेटा आपके पास जो है ना नस का जो पेपर है 200 एमसीक्यूज का पेपर है, सही है ना, और आपके पास जो है ना 3 घंटे का टाइम है 180 मिनट का। हाथों पे बैठ के गिनने लगोगे ना तो आप भूल जाओगे नस का एडमिशन हो गए। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, देखो एग्जामिनर कह रहे हैं कि 11 से लेके 22 तक के नंबर का क्या बताओ सम बताओ। अब बच्चा परेशान हो जाएगा, सर 11 से लेके 22 तक के नंबर्स का सम तो हाथों भी बैठ के गिनेंगे ना, 11 प्लस का 12 प्लस का 13। नहीं, इसको सॉल्व करने की ट्रिक पता है क्या है, कि देखो एग्जामिनर ने आपसे मांगा हुआ क्या है। एग्जामिनर कह रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू तुम्हारी 11 है और एंडिंग वैल्यू क्या है 22 की, और आपके पास कैसी सीरीज आ रही है, बिल्कुल सिंपल नंबर्स की। तो एग्जामिनर कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ 11 से लेके 22 तक के नंबर्स की। तो एक चीज सोचो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सबसे पहले 1 से लेके 22 तक के नंबर्स का सम निकाल लूं किसी तरीके से, अगर मैं 1 से लेके 22 तक के सिंपल नंबर्स का सम निकाल लूं और फिर उसमें से मैं माइनस करवा दूं किसको, 1 से लेके 10 तक की टर्म्स का सम, तो भाई मेरे पास अल्टीमेटली यही आंसर नहीं आ जाएगा। जरा अकल का इस्तेमाल करो, अल्लाह मियां ने अकल दी है। देखो ये जो फॉर्मुलाज मैंने आपको पढ़ाए हैं ना नेचुरल नंबर्स की सीरीज वाले, इनका नाम ही क्या होता है, नेचुरल नंबर्स की समेशन के फॉर्मुलाज। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ये कंडीशन है इनकी। तो भाई अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है ना सर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देना, आप सिंपल तरीके, इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं, सिंपल तरीके से ये n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें। तो बेटा देखो ये फॉर्मूला उस वक्त स्टार्ट होता है जब 1 से आपकी वैल्यू, यानी कि अगर आपकी सीरीज की स्टार्टिंग हो रही हो 1 से, यहां पे 11 से लेकर 22 तक के नंबर का सम मांगा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करोगे। ये आज नस के शिफ्ट नंबर 2 में भी आया, शिफ्ट नंबर 3 में भी आया, सॉल्व कैसे करोगे इसको। अरे भाई बहुत सिंपल है कि सबसे पहले मैं 1 से लेकर 22 तक के नंबर का सम निकालता हूं, फिर मैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर का सम निकालता हूं और इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करवा दूंगा, तो इवेंचुअली मेरे पास 11 से लेकर 22 तक के नंबर्स का सम आ जाएगा। बात कंडीशन समझ में आती है कि देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 22 तक के नंबर्स का सम निकाल लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 एंडिंग वैल्यू 22, और हमारी टाइप ऑफ समेशन क्या है, सिंपल एन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि सिंपल नंबर्स, यानी कि सिंपल आपके पास सीक्वेंस आ रहा है, कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, फंक्शन बिल्कुल सिंपल है। तो कैसे सॉल्व करोगे भैया, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो बेटा देखो मेरी एंडिंग वैल्यू क्या है 22, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो ये बन गया 22, 22 प्लस का 1 ये बन गया 23, और नीचे 2 का 2, तो 2 11 जार इज 22, और अगर 23 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या बनेगा, 3 1 जार 3 2 1 जार 2, क्रॉस का क्रॉस 3 1 जार 3 और 2 1 जार 2, तो 3 का 3 3 और 2 5 और 2 का 2, तो यानी कि 1 से लेके 22 तक के नंबर्स का सम किसके बराबर है 253 के। तो ये आपका भी आंसर नहीं है, आपने अभी क्या निकाला है 1 से 22 तक के नंबर्स का सम, ऑप्शन में गिवन होगा ये चीज, ऑप्शन में गिवन थी ये चीज, तो अभी आपने 1 से लेके 22 तक के नंबर का सम निकाला है। हमें क्या चाहिए सिर्फ 11 से 22 तक का, तो सिर्फ 11 से 22 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के सम को इसमें से माइनस करवा दूंगा। तो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम कैसे निकालोगे, 1 से लेके 10 तक के अगर मुझे नंबर्स का सम निकालना है तो भैया सिंपल तरीके से क्या करूंगा, अब की बारी में देखो 1 से लेके 10 के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, स्टार्टिंग वैल्यू चूंकि 1 है तो यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो बेटा सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया 10 इंटू 10 प्लस का 1 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, तो 5 इंटू 11 55 के बराबर। इन दोनों को आप सबट्रैक्ट करवा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखो 253 को अगर मैं माइनस करवाता हूँ 55 पे तो क्या बन गया, एक कैरी गया,
ये बन गया 4, ये बन गया 13। 13 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो बेटा देखो 13 में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगेन एक कैरी गया, 14 में से अगर मैं 5 को निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 198 का 198 एज इट इज। यानी कि देखो भैया हमारे पास 11 से लेके 22 तक के नंबर्स का सम किसके बराबर है, 198 के बराबर है। बेटा ये क्वेश्चन जो होता है विद इन सेकंड्स में सॉल्व करना होता है, मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, डायरेक्टली भी वैसे कर सकते थे, इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं थी, वैसे करने को डायरेक्टली भी कर लेते। 253 और 255 को माइनस करोगे, डायरेक्टली 50 कम और दो और कम कर दो, 190 डायरेक्टली आंसर आ गया। बट मैं आपको एक एक चीज करके दिखा रहा था कि किस तरीके देखो ये करना पॉसिबल है। अगेन ये क्वेश्चन आज पेपर के अंदर पूछा हुआ था, तो भाई आपको ये कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पे मालूम होने चाहिए, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि भाई ये आपको फॉर्मुलाज लाजमी तौर पे याद होने चाहिए इसके लिए। अच्छा और क्या पेपर में क्वेश्चन आए थे, 4 आयोटा का। अगेन देखो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाए, मॉडुलस आ जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करी हुई है, कैसे निकालोगे। सिंपल तरीके से हमें पता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कॉमा नेगेटिव का साइन, फिर इमेजिनरी पार्ट को लिखोगे, फिर अगेन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या बन गया, ये बन गया 3 का 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सबसे पहले तो अपने जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये आपका 3,4 आ गया। तो अब ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर है 16, नेगेटिव का साइन, बी की वैल्यू क्या है 4 के बराबर, अगेन ए का स्क्वायर इज 9 एंड बी का स्क्वायर इज 16, तो ये बन गया 3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस का 9 25 के बराबर, नेगेटिव का 4 एडिस अगेन 16 प्लस का 9 25 के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, क्या मुश्किल बात है। अच्छा भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ना, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि इस पूरी सीरीज का सम बताइए। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस पूरी सीरीज का सम बताइए। अब देखो अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस उनके क्या हैं, ज्यादा हैं। एग्जामिनर कह रहा है इस पूरी सीरीज का सम बताइए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी बेटा ये इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, जरूर आप पहले पढ़ के बैठे। अरे नहीं भाई साफ तौर पे दिख रहा है, देखो डॉट 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 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी तक की सीरीज आ रही है। तो भैया कॉमन रेशो निकाल के चेक कर लेते हैं। पहली दो टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशो क्या होगा, देखो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1/3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/3। इन दो टर्म्स के दरमियान में कॉमन रेशियो क्या होगा, ये होगा 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये आ जाएगा 1/9 का 1/9, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/3 के बराबर। यानी कि कॉमन रेशियो सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है, और चूंकि इन्फिनिटी तक जा रही है तो हमें क्या निकालना है, सम टू इन्फिनिटी निकालना है। तो अब देखो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आपकी सीरीज की पहली टर्म, कॉमन रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करवाइए, किसके बराबर होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के। ए बराबर है किसके, 1 के, नीचे डिवीजन में 1 माइनस का आर, आर बराबर है 1/3 के। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेके जाऊं तो ऊपर आ गया 1 का 1, एक में से जब 1/3 को माइनस करोगे तो 3 माइनस का 1, ये आ जाएगा 2/3 के बराबर। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 3/2 के बराबर। इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी से आज पूछा गया, एग्जामिनर कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड। यानी कि तुमने भाई एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने पे ये बात बताओ कि भैया प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि तुम्हें कम से कम एटलीस्ट एक हेड मिले। कम से कम का देखो मतलब क्या होता है, अक्सर बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आंसर 1/16 होगा। अरे भाई क्यों होगा, पहले लॉजिक को समझो। जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी की क्लासेस मुझसे ली हुई है वो जानते हैं कि मैंने एटलीस्ट आपको कितने मजे से सिखाया था। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट के अंदर हम ये वाला एरो ड्रॉ करते हैं, यानी कि हमेशा हम एक से ऊपर जाएंगे। तो भाई 1/16 तो आपका वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही कट गया, सही है ना। तो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, चेक करते हैं। अब देखो एग्जामिनर ने कहा क्या है, एग्जामिनर कह रहे हैं कि एक सिक्के को 4 दफा उछाला गया, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके कितने होंगे, हमें पता है कॉइन्स के केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ केस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी कि भैया ऊपर सेलेक्टेड इवेंट और नीचे आते हैं टोटल इवेंट। अब आप लॉजिकली सोचो, एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास जो है ना कम से कम एक हेड होना चाहिए जब तुम क्या करते हो, सिक्के को हवा में उछालते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ट्री डायग्राम को फॉर्म कर देते हैं, सर 4 के केस कैसे बनाएंगे सर, वो हेड हेड हेड, यानी कि देखो एक कॉइन अगर 4 दफा उछाला गया इसका मतलब क्या है, हेड हेड हेड, फिर होगा हेड 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 टेल, यानी कि इतने सारे केसेस, आपको 16 केसेस याद करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने मुझसे तालीम नहीं ली हुई तो बेटा मैंने अपने
लेक्चर्स के अंदर एक ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया होगा, उसके ऊपर में जहन में बिठा लीजिएगा किस तरह इसको ओपन अप करवाते हैं। मगर इस क्वेश्चन में ओपन नहीं करवाना, ये तो डायरेक्टली क्लियर है भाई, ये तो वैसे ही जहन में आ जाएगा। कैसे कि एग्जामिनर कह रहे कम से कम एक हेड तुम्हारे इवेंट्स में होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, आपके पास सिर्फ दो इवेंट्स ऐसे होते हैं हमेशा कि जहां पे या तो सिर्फ हेड्स होते हैं या फिर सिर्फ क्या होते हैं, टेल्स होते हैं। उसके अलावा इसके और इसके बीच के अंदर, यानी कि इन दोनों के बीच के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे उन सब के अंदर या तो हेड होगा या टेल होगा, यानी कि हेड और टेल दोनों ही आ रहे होंगे ना। यानी कि इसके अलावा जितने भी इवेंट्स होंगे हमारे पास, कभी भी जब सिक्के को फेंकते हैं तो हमारे पास एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ हेड होता है और एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ टेल होते हैं। तो उसके अलावा जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें हेड और टेल का मिक्सचर होता है। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कम से कम एक हेड। एक हेड का मतलब क्या है कि भैया कम से कम एक हेड हो, यानी कि एक हेड तो लाजमी तौर पे हो। तो भैया देखो इसमें चारों हेड आ रहे हैं ये भी चलेगा, जिसमें तीन हेड आएंगे वो भी चलेगा, जिसमें दो हेड होंगे वो भी चलेगा, जिसमें एक हेड होगा वो भी चलेगा, और जिसमें एक भी हेड नहीं होगा वो नहीं चलेगा। और वो सिर्फ एक ही केस होता है, अगर आपने ढंग से थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो आपको आइडिया मैं क्या कह रहा हूं, कि सिर्फ यहां पे एक केस ऐसा होगा जिसमें हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, जो कि टेल 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 वाला केस होगा। तो इसका मतलब क्या है, 16 में से सिर्फ एक केस ऐसा है जो कि हमारा सिलेक्टेड नहीं है। तो यानी कि आंसर क्या आ गया, 15/16 के बराबर आ गया। आपको ट्री टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चे इसमें ब्लैंक हो गए, कंफ्यूज हो गए, हालांकि बहुत ही मजे का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहते हैं द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4, 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विच इज नीदर द ग्रेटेस्ट नॉर द लोएस्ट या नॉर द लीस्ट। अब देखो, अगर आप एक ट्रायंगल की साइड्स को देखो, आपको एक ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, हमें ट्रायंगल्स की कौन कौन सी साइड्स गिवन है, एक साइड गिवन है 3 यूनिट्स की, एक गिवन है 4, एक गिवन है 5। अगर आप गौर से देखो तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आ रहे हैं भाई, ये 3, 4, 5। कल भी एक क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के ऊपर आया हुआ था कि एग्जामिनर ने पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो भाई कुछ फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए। तो भाई 3, 4, 5 तो बड़ा फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्योंकि देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ट्राइंगल्स की साइड जो कि डायरेक्टली आपको राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं, यानी कि ऐसे ट्राइंगल्स की साइड जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की होती हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करती हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बेटा देखो, अगर ये तीन साइड्स आ रही है ट्रायंगल की, सबसे बड़ी वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की। राइट एंगल ट्रायंगल की बुनियादी कंडीशन ही क्या होती है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होता है, परपेंडिकुलर दरमियान का होता है, और बेस क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो बेटा देखो, अगर मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ ये 25 बनता है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर इज 9। तो देखो दोनों चीजें प्रूफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। एग्जामिनर पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो भाई साइन थीटा निकालने का, अगर ये ट्राइंगल प्रूव हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम पीपल हैव। अगर ये ट्राइंगल प्रूव हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साफ सी बात है भैया, ये हमारे पास जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, पाइथागोरस आइडेंटिटीज होती है, उनको वेरीफाई करेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल हैव। तो पीपल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। हैव का मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। तरीके से आंसर किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5 के बराबर। यहाँ पे ऑप्शन गलत गिवन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है रेडियस ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल की वैल्यू बताइए। रेडियस किसका बताइए, एस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस बताइए अगर आपकी साइड्स क्या है ट्राइंगल की, 2, 2 एंड 2। अगेन देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कल भी आपको सॉल्व करवाया था, अब ये खुदारा आपने खुद से सॉल्व करना है। आपको एक ट्राइंगल की तमाम साइड्स दी हुई है। अच्छा बाय द वे, आपको एक ट्राइंगल की जो साइड्स दी हुई है ना, माशाल्लाह से ट्राइंगल कैसा है आपके पास, इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है। तो भाई चलो इस प्रॉपर्टी को पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने देखो आपसे क्या कहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल कैसा आ रहा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल आ रहा है, और उस इक्विलैटरल ट्राइंगल की तुमने क्या बताना है, रेडियस बताना है, किसका, एस्क्राइब्ड सर्कल का। वैसे बाय द वे अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल ऐसा गिवन है इसकी तमाम की तमाम साइड्स क्या आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और हमें बात मालूम है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एस्क्राइब्ड रेडियस क्या होगा। देखो नॉर्मल आपके पास, मैं आपको चलो दो चीजें बताता हूं। लेट सपोज कभी भी आपसे अगर सरकम रेडियस पूछा हुआ है, सिंपल सरकम रेडियस, सिंपल सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल भी शायद आपको बताया था, बराबर होता है आर इज इक्वल टू किसके बराबर, आर इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा के, अगर सिंपल सरकम रेडियस पूछा जाए। अगर आपसे कभी भी जो है ना इन रेडियस पूछा जाए, जो कि स्मॉल आर होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल डेल्टा डिवाइडेड बाय एस के बराबर। और अगर आपसे स्क्राइब रेडियस पूछा जाए तो बेटा R1 निकालने का फॉर्मूला होता है किसके बराबर, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का ए। R2 निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का बी। R3 निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का सी। ये आपके 5 फॉर्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे याद
याद होने चाहिए। मगर देखो यहां पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे ट्राइंगल की तमाम साइड्स बराबर हैं। तो याद रखिएगा अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहा हो तो फिर आपके पास जो स्क्राइब रेडियस होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, बराबर हो जाता है। R1 R2 R3 आपस में बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है, इसकी सिंपल तरीके से वैल्यू होती है √3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2k। यानी कि कभी भी अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन हो उसका आपने स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, √3 इंटू साइड डिवाइडेड बाई 2k। तो अगर आपको साइड की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 2k, तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 2 और नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से ये आ जाएगा √3 के बराबर। सिमिलरली जरा गौर से बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको एक सर्कम सर्कल गिवन है और उसके अंदर जो ट्राइंगल आ रहा था ना, जो सर्कम सर्कल का ट्राइंगल था वो इक्विलेटरल आ जाए, तो उस सूरत के अंदर बेटा आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास सिंपल सर्कम रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय √3। सिमिलरली अगर मेरे पास एक इन सर्कल आ रहा था उसके अंदर जो मेरे पास पर्टिकुलरली ट्राइंगल इस्तेमाल हुआ था वो अगर इक्विलेटरल है तो उस सूरत के अंदर आपके पास जो इन सेंटर या जो इन रेडियस आएगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा √3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स के। बेटा ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होंगे, मैं इनको मार्क करवा रहा हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये तीन फॉर्मूलाज बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं अगर कभी भी ट्राइंगल क्या हो, इक्विलेटरल हो। अगर कभी भी ट्राइंगल कैसा हो, इक्वल हो, तो हमेशा फिर हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। देखो नॉर्मल, दोबारा से मैं पूरी बात को रिपीट कर रहा हूं, जरा जो काम कर रहे हो सब छोड़ दो, दोबारा से पूरी बात को समझो। अगर कभी भी सिंपल सर्कम रेडियस का फॉर्मूला पूछा जाए वो ये होता है, अगर कभी भी सिंपल इन रेडियस का फॉर्मूला पूछा जाए वो ये होता है, अगर कभी भी सिंपल आपके पास स्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला पूछा जाए वो ये होता है। बट अगर आपका ट्राइंगल कैसा हो, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना था भाई। अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो फिर स्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल टू √3x डिवाइडेड बाई 2। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो R इज इक्वल टू x बाई √3, और अगर ट्राइंगल क्या हो, इक्विलेटरल हो, तो इन रेडियस का फॉर्मूला बन जाता है √3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स के बराबर, यानी कि साइड के बराबर। एक और क्वेश्चन जो आज ही हमारे पास पेपर्स के अंदर आया था इसी टॉपिक से लिंक है, हमेशा याद रखिएगा स्क्राइब रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है सरकम रेडियस, उसके बाद आता है हमारे पास इन रेडियस। इनको हमेशा याद रखिएगा कि जो स्क्राइब रेडियस होता है ना ये क्या होता है, ये हमेशा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है सरकम रेडियस, उसके बाद होता है इन रेडियस। तभी इन तीनों का रेशो क्या होता है, 3:2:1। अक्सर पेशतर पेपर में एमसीक्यूज घुमा के दिया जाता है, अक्सर पेशतर आप देखोगे पेपर के अंदर एमसीक्यूज पूछा हुआ होगा इन रेडियस इंटू सरकम रेडियस इंटू स्क्राइब। अब बच्चा जो है रट्टे मार के क्या होता है 3:2:1। अरे भाई मैंने तभी आपसे क्या कहा, अगर स्क्राइब रेडियस सबसे पहले आ रहा है फिर सरकम रेडियस है फिर इन रेडियस है तो फॉर्मूला होता है 3:2:1। अगर इसको उल्टा करके एग्जामिनर ने दिया हुआ है ना तो फॉर्मूला बन जाएगा 1:2:3। ये पेपर में बहुत आता है। अगेन देखो बेटा जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है उसको मैं बार बार दोहरा नहीं रहा, कि जैसे लेट सपोज आज भी पेपर के अंदर डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू शो द टेबल अगेन एंड अगेन, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को लाजमी तौर पे करके जाओ। दूसरे नंबर के ऊपर पीरियड का क्वेश्चन आज अगेन बहुत ज्यादा आया कि भैया तमाम इस फंक्शन की साइन एक्स की पीरियड बताओ, साइन 5x का पीरियड बताओ, कॉस 5x का। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको 10 दफा बता चुका हूं, ये आज भी आए थे बट मैं उनको लाजमी तौर पर शामिल नहीं कर रहा क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी जब बताया तो इसके ऊपर एनर्जी खर्च क्यों करूं मैं। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया, ये लिमिट अगर n अप्रोच कर रही है कहां पे, इंफिनिटी के ऊपर, एग्जामिनर कहता है 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n होल पावर में 2n किसके बराबर होगा। बेटा देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको लिमिट की एक बेसिक प्रॉपर्टी का आइडिया होना चाहिए। दुनिया के अंदर लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी लिमिट अगर इंफिनिटी के ऊपर अप्रोच कर रही है, कभी भी दुनिया के अंदर अगर लिमिट कहां पे अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी के ऊपर, हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी लिमिट इंफिनिटी के ऊपर अप्रोच कर रही है आपकी पहली वैल्यू बराबर है 1 के, और सेकंड वैल्यू से पहले क्या प्लस का साइन, और जो भी आपकी सेकंड टर्म आ रही है अगर उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर में मौजूद है, अगर उसका रेसिप्रोकल जो भी सेकंड टर्म आ रही है अगर उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर में मौजूद है तो हमारा आंसर होता है ई के बराबर। ये होती है लिमिट्स की बड़ी बुनियादी सी प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी आपने क्यों पढ़ाई, क्योंकि देखो आपको यहां पे एग्जामिनर चालाकी कर रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इसका आंसर बताओ। अब देखो अगर मुझे लिमिट्स की ये प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल करनी है ना तो पहले मुझे यहां पे ये प्रॉपर्टी वाली चीजें कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने की कंडीशन क्या होती है, लिमिट इंफिनिटी पे अप्रोच करे, सेकेंडली आपके पास बीच में प्लस का साइन हो, थर्डली जो भी सेकंड टर्म आ रही है वो बाहर आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में पावर में मौजूद हो। तो अगर मुझे इस प्रॉपर्टी का यहां पे इस्तेमाल करना है तो मुझे यहां पे पहले कंडीशंस को फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखो आधा काम तो हुआ है कि लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इंफिनिटी के ऊपर, वेरी गुड, पहली वैल्यू 1 है,
और भी वेरी गुड। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, हमें बाहर क्या चाहिए, प्लस। तो भैया हमें क्या चाहिए, प्रॉपर्टी के मुताबिक प्लस, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है ना, ऑल्दो क्वेश्चन में माइनस है, मगर मुझे चूंकि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो प्लस की वैल्यू चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए मैंने बाहर प्लस लिख दिया। और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं नेगेटिव का 1/n। क्या लिखता हूं, नेगेटिव का 1/n। सही है। अब देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये बाहर पावर में चाहिए। अभी बाहर पावर में क्या आ रहा है, 2n। हमें क्या बाहर पावर में चाहिए, n डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 1। क्योंकि देखो ना यहां पे मेरे पास सेकंड टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव का 1/n। तो हमें पावर में भी क्या चाहिए, हमें पावर में भी चाहिए भैया, हमें पावर में इसका रेसिप्रोकल चाहिए, जो कि क्या बनेगा, n डिवाइडेड बाय -1। अभी बाहर पावर में क्या है, 2n है। तो पहली बात तो ये कि देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर लिखा हुआ है a⁶, तो इसको मैं कैसे करके लिख सकता हूं, इसको क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। तो भैया इस 2 को मैं बाहर भेज देता हूं, यानी कि मैं भैया क्या करता हूं, ये जो हमारे पास ये 2n लिखा हुआ था ना, इसको मैं उठा के इस n को मैं इधर ही रहने देता हूं, मैं 2 को उठा के बाहर फेंक देता हूं। सही है, मैं 2 को ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर देता हूं। मैथ्स का असूल है, मैथ्स का असूल क्या है कि देखो अगर मुझे पावर में नेगेटिव का 1 चाहिए, या पावर में मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए, तो मैथ्स कहता है कि भाई सही है, मल्टीप्लाई भी करके लेकर आओ, डिवीजन में भी लेकर आओ। तो भैया देखो अगर मुझे डिवीजन के अंदर क्या चाहिए, नेगेटिव का 1, तो मैं क्या करूंगा, बाहर मल्टीप्लाई में भी नेगेटिव का 1 लेकर आऊंगा। क्योंकि देखो ना मैथ्स का बेसिक असूल है, जो काम आप नीचे करते हो ऊपर भी करते हो। अगर मुझे देखो, अगर मुझे -1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, मेरे पास सेकंड टर्म आ रही है नेगेटिव का 1/n, सेकंड टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव का 1/n। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा n डिवाइडेड बाय -1। यानी कि बाहर पावर में ये वैल्यू होनी चाहिए। तो अब देखो बाहर n तो मौजूद था, नेगेटिव का 1 नहीं था, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो लेकर आ गया। और 2 जो बाहर पहले से मौजूद था, उसको मैंने ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर दिया। अब देखो जब मैंने ये सारी फनकारियां कर दी, इससे फायदा क्या हुआ कि आपकी लिमिट इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, पहली वैल्यू 1 है, और सेकंड टर्म बाहर पावर में रेसिप्रोकल में मौजूद है। जब ये सारी फनकारियां कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मैं सिंपल तरीके से ई का ई लिख सकता हूं, जो कि प्रॉपर्टी के मुताबिक ई फॉर्मूले का होता है। और बाहर पावर में क्या है, नेगेटिव का 2 एडिटिस का एडिटिस। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ई की पावर -2 के बराबर। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बैलून, बी फॉर बनाना, बी फॉर बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे भाई क्या देख रहे हो, सॉल्व करवा दिया। एक और क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास n कॉम्बिनेशन r किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस फैक्टोरियल टू r फैक्टोरियल के, या फिर ऑप्शन नंबर बी के, या ऑप्शन नंबर सी के। अक्सर बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आ जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा बेटा, कॉम्बिनेशन के अंदर आपका जो एनसीआर होता है, एनसीआर ये दोनों के बराबर होता है। एनसीआर का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के बराबर। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का बुनियादी फॉर्मूला है। मगर मगर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का दुनिया में एक फॉर्मूला और भी होता है, और वो कॉम्बिनेशन की बेसिक कंडीशंस के अंदर मैं आपको पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला होता है कि हमेशा याद रखिएगा, n कॉम्बिनेशन r बराबर होता है किसके, n कॉम्बिनेशन n माइनस r के। इसीलिए तो हम लोगों को कभी भी अगर n की वैल्यू निकालनी होती है, तो n बराबर होता है r1 प्लस r2 के। तो याद रखिएगा ये भी कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड सी। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर लेट सपोज बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहता है आपके पास क्वेश्चन आ रहा है n कॉम्बिनेशन 3 इक्वल टू के बाद आ रहा है n कॉम्बिनेशन 5। एग्जामिनर कहता है n की वैल्यू क्या होगी। तो भाई n किसके बराबर होगा, n बराबर होगा इन दोनों के आर्स को आप ऐड करवा दो, तो n बराबर होगा 5 प्लस का 3 8 के बराबर। यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, सिंपल 8 के बराबर। ये वाले क्वेश्चन बहुत पेपर के अंदर नस के अंदर आते हैं, तो मैंने लगे हाथों आपको ये भी बता दिया। आज पेपर में खैर ये पूछा गया था, मगर ये भी पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा बेटा, और देखो आज के पेपर में क्वेश्चन कैसे आए थे कि एग्जामिनर कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था, और 0,0,0,1 ऑप्शन ये था, 0.2, 0.5, 0.6 कुछ। ओके देखो यहाँ पे बच्चे ने क्वेश्चन तरीके से लिखा नहीं, बट आई कैन गेट यू व्हाट इट वाज अ क्वेश्चन। एग्जामिनर ने अर्थमेटिक फाइंड करने को दिया हुआ था। देखो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास जो है ना 3 वैल्यूज गिवन होंगी। ये आपके पास होती है आपकी पहली एक्सट्रीम वैल्यू, ये आपके पास होती है आपकी दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू, और बीच में होता है अर्थमेटिक मीन। तो कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से हम लोग किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे इसको। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, ये होता है सिंपल, अर्थमेटिक मीन बराबर होता है a प्लस का b डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के काफी क्वेश्चन थे, मैंने भी आपको करवाए भी हैं काफी सारे क्वेश्चंस। कॉन्सिक्वेंस के मीनिंग पूछे हुए थे। एक और क्वेश्चन जो इंग्लिश के अंदर आया हुआ था, वो था एंटीसीडेंटेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा भाई, तो ये इंग्लिश के अंदर पूछा हुआ था। सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.01000,
और फिर मजीद 2 जीरो इस तरह के क्वेश्चन थे। और दिया सर 2 दिया था नंबर और के एच के बाद सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा वो पूछा हुआ था। 2 डाइसेस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। देखो भैया, अगर हम 2 डिवाइसेस को रोल करते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि नंबर 2 पे डिविजिबल होगा एंड 3 के ऊपर होगा, तो मल्टीप्लीकेशन लॉ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा भैया, अगर एंड आ रहा है, वरना और होना चाहिए था। तो भाई सिंपल तरीके से सबसे पहले आप 2 की आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसके बाद 3 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और फिर अगर एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई करवाओगे, नहीं तो आप और के ऊपर जाओगे। तो नहीं तो फिर आप या तो आप मल्टीप्लिकेशन लॉ को अप्लाई करोगे, नहीं तो आप सिंपल तरीके से उसको अप्लाई करोगे एडिशन लॉ को। एक और क्वेश्चन में बच्चा कहता है सर रेंज ऑफ साइन एक्स पूछी हुई थी, तो मैंने 10 दफा बताई भी है, इनवर्स के अंदर भी आया हुआ था। एक और बच्चा कहता है सर एक और हमारा जो क्वेश्चन आया था इसमें था 2 प्लस का अंडर रूट 3 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मैं क्या क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ, देखो बुरा मत मानिएगा, जो बच्चे होते हैं ना भाई, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं कि अपने पेपर एटलीस्ट शेयर करते हैं आप लोगों की खातिर। सही, कुछ बच्चे मुंह बना रहे होते हैं सर ये पेपर में पता नहीं कैसा बच्चे ने लिख के दिया हुआ है। अरे भाई, बच्चे का बड़ापन है, उसने आपको लिख के दिया, उसने आपको बताया, आपकी मदद करी। देखो एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो है ना आपको जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक रूट दिया हुआ था, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक रूट बताया हुआ था, और एग्जामिनर कह रहा था बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, हम सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट उस वक्त करते हैं दोनों रूट्स हमारे पास होते हैं। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सिर्फ एक ही रूट गिवन था, और एग्जामिनर कहता है कि भाई आंसर में बताइए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करती है। दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप बारी बारी अपने ऑप्शंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं उनके ऊपर आप मिडिल टर्म को ब्रेक करो, या फिर आप पर्टिकुलरली वहां पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, जिसके ऊपर रूट आपको मिले, करेक्ट आंसर होगा। पूछा हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जामिनर कह रहा था कि भैया तुम्हारा देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया ना क्लास के अंदर, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ। एग्जामिनर कह रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू तुम्हारी आ रही है 20 की और ये जा रही है n तक, तो एग्जामिनर कह रहा है क्या बताओ, सम ऑफ 10 टर्म्स बताओ, यानी कि 20 से लेकर 30 तक का सम आपसे पूछा हुआ। एग्जामिनर बोल रहा है 10 टर्म्स का सम बताओ, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 20 है, एंडिंग वैल्यू n है, और टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, सिंपल आपके पास k का आ रहा था। तो एग्जामिनर कह रहा है अगली 10 टर्म्स का सम बताओ, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप 1 से लेकर 30 तक का सम निकालोगे, फिर 1 से लेकर 20 तक का सम निकालोगे, दोनों को सेपरेट करवाओगे, तो अल्टीमेटली 20 से लेकर 30 तक का सम आ जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग है, क्या मुश्किल बात है इसमें। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, ये देखो ये दोबारा से क्वेश्चन आया हुआ था, ये 1 माइनस आयोटा की होल पावर में 10 वाला, ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा हुआ था और आयोटा से मल्टीप्लाई भी हो रहा था। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में सॉल्व करवा चुका हूँ, नेट नंबर जो 3 दिसंबर की वीडियो थी उसमें सॉल्व करवाया था। डोमेन ऑफ टेंजेंट इनवर्स पूछा हुआ था, पीरियड ऑफ कोसेक 2 थीटा पूछा हुआ था, सॉल्व कर सकते हो भाई, कोसेक 2 थीटा का पीरियड इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिंपल लिमिट का एक आपके पास क्या आ रहा है भैया, लिमिट का ये हमारे पास एक फॉर्मूला पूछा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहां पे, लिमिट एक्स आपकी अप्रोच कर रही है ए के ऊपर, तो बताइए सिंपल तरीके से हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कि भैया तुम्हारी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है ए के ऊपर, ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और नीचे आ रहा है सिंपल ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स। तो एग्जामिनर कह रहा था इसको सॉल्व करके बताओ। अक्सर बच्चे यहाँ पे लिमिट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अरे बेटा लिमिट्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है कि अगर लिमिट कभी भी एक्स अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, वो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन माइनस का ए की पावर एन डिवाइडेड बाय अगर नीचे आपके पास आ रहा हो एक्स माइनस का ए। तो ये फॉर्मूला कहता है कि आंसर क्या होगा एन इंटू ए की पावर में एन माइनस का वन, वो फॉर्मूला डिफरेंट है। ये सिंपल लिमिट्स का क्वेश्चन आ रहा है, एल हॉपिटल रूल पे सिंप्लीफाई करवा दो। ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x के बराबर, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए के बराबर। अब अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, तो बेटा ये देखो क्या बन गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ये बन गया हमारे पास 2a का 2a, नीचे भी आ गया ए से ए कट गया, तो आंसर सिंपल 2 के बराबर होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि सर देखिए हमें एक फंक्शन गिवन था और हमें दूसरा फंक्शन गिवन था, एग्जामिनर ने एफओजी मांगा हुआ था। एफओजी का मतलब क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन, यानी कि देखो आपको एफ का फंक्शन क्या गिवन है, एफ का फंक्शन गिवन था 3x स्क्वायर माइनस का 5 और जी का फंक्शन गिवन था x स्क्वायर माइनस का 1। एग्जामिनर ने एफओजी मांगा हुआ था। देखो एफओजी का मतलब क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन, यानी कि देखो जी किसके पेट के अंदर है, जी है एफ के पेट के अंदर ना, एफओजी का मतलब क्या है, जी किसके पेट के अंदर है, एफ के पेट के अंदर है। तो हमने करना क्या है, जो जी का फंक्शन होगा ना इसको उठा के एफ के फंक्शन में डाल दो, तो क्या बन जाएगा 3 का 3, और ये जो x का इनपुट आ रहा है ना एफ का, यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, यहाँ पे आप डाल दोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1, बाहर वाला स्क्वायर एडिट माइनस का 5, इसको आप बैठ के सिंप्लीफाई करवाओ, तो क्या बन जाएगा 3 का 3, सिंपल ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 1,
और बाहर आ गया माइनस का 5। फर्दर सिंप्लीफाई करवाओ तो बन जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 4। तो 3 जाके अब नेगेटिव को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का 3 1 3 3 हो जाएगा सिंपल, माइनस का 5 इट इज 3 में से 5 को निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपल, -2 के बराबर। तो भाई देखो कंपोजिट फंक्शंस के आज काफी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। कंपोजिट फंक्शन में करते क्या है, देखो आपके पास जो है ना एक फंक्शन एफ एक्स का गिवन होगा, एक फंक्शन जी एक्स का गिवन होगा। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि एफ ओ जी निकालो, तो एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, जी की वैल्यू को एफ के पेट में डालना, यानी कि जी की वैल्यू को एफ के पेट में प्लॉट करना। अगर एग्जामिनर कहता है जी ओ एफ निकालो, इसका मतलब क्या होता है, एफ की वैल्यू को जी के पेट में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन था सर्कल का, ऐसा कुछ था। तो भाई बहुत सारे बच्चों ने बताया उनके पेपर में शेडेड एरिया के कॉन्सेप्ट आए हुए थे। तो बेटा आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखिएगा शेडेड एरिया बाय हाशिम जिया। मैंने नस के जितने पेपर्स के अंदर शेडेड एरिया के कॉन्सेप्ट आए थे मैंने सारे के सारे सॉल्व करवाए हुए। आपने सिंपल यूट्यूब पे जाके अगर आप कभी सर्च करो ना, अगर गलती से आपने मेरी प्लेलिस्ट को देखा हो तो बेटा मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स, नस के अंदर ये क्वेश्चन हर बच्चे के नेट के अंदर आता है। मैंने कई दफा आप लोगों को अपने इसके अंदर भी सॉल्व करवाया है, पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स के अंदर भी। मगर अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो शेडेड एरिया के क्वेश्चन की, सिंपल नस के आप यूट्यूब पे जाके लिखो शेडेड एरिया क्वेश्चन बाय हाशिम जिया, प्रॉपर 2 लेक्चर्स आ जाएंगे, मैंने सारे क्वेश्चन उसमें कवर करवाए हुए। तमाम क्वेश्चन है जो 5 दिसंबर को जो नस का एग्जाम हुआ उसके अंदर पूछे गए। देखो बेटा मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी कोशिश होती है कि मेरे शागिर्द अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करें। मेरी तरफ से कोशिश होती है कि भाई मेरे तमाम के तमाम बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल करें। नेट 1 के अंदर जितने दिन होते जा रहे हैं मैं उन तमाम डेज के ऊपर प्रॉपर्ली लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं। अगर आपने देखा हो बेटा कितनी ज्यादा मेहनत मैं कर रहा होता हूं। भाई मैं सिर्फ जो है ना वो नहीं करता कि दूसरे टीचर्स की तरह बैठ के ये पॉइंट ये भाई ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, चैप्टर से क्वेश्चन आया था। तो भाई टीचर वही होता है जिसके जब शागिर्द होते हैं जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं, जो वो आके उसको बताते हैं कि सर पेपर में इतना अच्छा हुआ या पेपर ऐसा हुआ। तो मेरी कोशिश होती है अपने बच्चों के लिए काम करूं, मेरी कोशिश होती है एक एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पूरे दिन से टाइम नहीं मुझे मिल सका था क्योंकि मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। बट स्टिल मेरी बड़ी मेहनत थी कि यार मैं बच्चे वेट कर रहे होंगे तो मैं उनके लिए लेक्चर डिजाइन करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो आपके सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व करवाए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाजमी तौर पर दोस्तों से शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट हैपन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट रियली मैटर्स अ लॉट। क्योंकि बेटा बहुत एफर्ट्स लगती है इसमें, बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर, तो इस चीज को लाजमी तौर पर देखा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस की तैयारी बहुत अच्छी हो और पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो जीआईकेआई हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो कॉमसेट्स हो, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो आपके पास कराची के अंदर एनईडी हो, मेरान हो, क्वेस्ट हो, या फिर आपके पास एनटीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 30 दिसंबर से। और इस बैच की सबसे खास बात यह है कि बेटा इस बैच के अंदर आपकी तमाम का तमाम कोर्स आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बेसिक मैथ्स हो, चाहे वो बिजनेस मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो। पाकिस्तान की जो टॉप की फैकल्टी होती है वो फैकल्टी के अगर आप किसी महंगे और बेकार किस्म के कोचिंग सेंटर में जाते हो तो उस महंगे और बेकार कोचिंग सेंटर के अंदर वो फैकल्टी जब 70,000 रुपए आप उन्हें देते हो ना, तो फैकल्टी वहां पे आके पढ़ाती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर 7,000 रुपए में, 6,000 रुपए में, 6,500 में पढ़ाती है। यानी कि बच्चा जो मुझे फीस पे करता है वो 6,500 6,000 रुपए होती है और ये पूरे साल की फीस होती है। यानी कि इस फीस के अंदर हम आपकी नस की तैयारी भी करवाएंगे, चाहे आप नेट 2 दे रहे हो, नेट 3 दे रहे हो, नेट 4 दे रहे हो, चाहे आप फास्ट का कर रहे हो, जीआईकेआई कर रहे हो, यूईटी कर रहे हो, कॉमसेट्स कर रहे हो, लम्स कर रहे हो, प्यास कर रहे हो, एनईडी कर रहे हो, मेरान कर रहे हो, आईबीए कर रहे हो, दाऊद कर रहे हो, कराची यूनिवर्सिटी कर रहे हो, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज, चाहे आप मेडिकल की किसी यूनिवर्सिटीज की हम बात कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक प्रॉपर टीम होती है। वो टीम आपको एक एक चीज कवर अप करवाएगी। ना सिर्फ आपकी तमाम क्लासेस लाइव कवर करवाई जाती हैं, बल्कि बेटा आपके प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट होते हैं, उन मॉक टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, आपके प्रॉपर एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, आपके प्रॉपर्ली वीकली टेस्ट होते हैं, आपके मंथली टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली डाउट सेशंस होते हैं, उन डाउट सेशन के अंदर आपको एक एक चीज बताई जाती है, समझाई जाती है, और ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज क्लासेस। तो भाई लाजमी तौर पर इस बैच को ज्वाइन करें। ये बैच 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लाजमी तौर के ऊपर इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का लिंक व्हाट्सएप का ऊपर आपके पास आ रहा होगा, उस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम